वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एम स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है आपके फिजिक्स के लिए, आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने मित्रों को जोड़ना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, बगैर कमेंट किए नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ें आपको दिक्कत है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात क्या करते हैं इसमें, हम पढ़ने के क्या पढ़ेंगे इसमें, तो आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, 1 चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो, यानी कि एक चैप्टर का पूरा सिलेबस, पूरा जितना सार है, सारी चीज़ों को डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए आपको चलते हैं पहले प्रश्न की। इसमें आपको बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड जो होते हैं, और आंकिक प्रश्न भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न से बात करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न से बात करते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्न। किसी कुचालक, कुचालक मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा जो करंट आई है, करंट आई जो होती है हमारी, वो प्रवाहित ना हो। ऐसा पदार्थ जिसमें हमारी करंट प्रवाहित ना हो, क्या कहलाते हैं? समस्त कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैद्युत रोधी जिसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत रोधी कहेंगे, जो विद्युत का प्रवाह नहीं कराते हैं। माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो देखिए, किसी माध्यम में माध्य का परावैद्युतांक के क्या हो सकता है, इसकी बात करते हैं। देखिए, -3, 0.7 या 6। यहाँ बात क्या करेंगे आपको कि सभी कुचालकों के लिए, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दी गई है कि सभी कुचालकों के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। इसलिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा? 6 होगा, हो सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन से इसका आंसर कैसे निकाले हैं हम, कि देखिए यहाँ पे -3 है, 0 है, 0.7 है और 6 है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन में क्या कह दिया है, कंडीशन में ये कह दिया है कि जो परावैद्युतांक होगा वह हमेशा 1 से अधिक होगा। और जो इसमें 3 नंबर्स दिए हैं, ये तीनों 1 से कम है। 0.7 भी 1 से कम है, 0 तो कम ही है, और -3 भी 1 से कम है, और जो 6 है यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक आपको सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और अच्छी तरीके से आपको यहाँ बता दिया जाएगा। एक चैप्टर में आपको डेरिवेशन भी, सारी डेरिवेशंस भी करा दी जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, आप बिल्कुल भी घबराने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वैद्युतशीलता का मात्रक, यहाँ पे क्या कह रहा है? वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? क्या होता है वैद्युतशीलता का मात्रक? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। और चौथा ऑप्शन का क्या मिलेगा? न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर फर्स्ट निकल कर आएगा। जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, वीआईपी की कैटेगरी में रखना है, क्योंकि ये सब प्रश्न वीआईपी प्रश्न हैं। हम जो जो प्रश्न आपको दिए हैं यहाँ पर, चैप्टर फर्स्ट के सारे वीआईपी प्रश्न हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपका मॉडल पेपर बनता है तो जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आने वाले हैं, 100% श्योरिटी है,
ठीक है, इसकी हम श्योरिटी देते हैं, क्योंकि यह चैप्टर में से आपको कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर निकल कर आएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम होगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका। यहाँ प्रश्न कितनी बार पूछा गया हम आपको बताते हैं। यह प्रश्न आपका 2008 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में, 2016, 17 और 18 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको ये एक तरीके से और पूछता है प्रश्न, कैसे पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, इस तरीके से पूछता है। तो दोनों का मतलब यही होता है, दोनों का आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आपका बता दें किस सन में पूछा गया था, तो आपको अगर मालूम ना हो तो हम बताते हैं यह प्रश्न आपका कब पूछा गया था। तो देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ जो प्रश्न है 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। अगर 2019 का हम मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको देख लेना है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल भी सर्च करने की ज़रूरत है। आप सर्च करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो एक विद्युत आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वन यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, या F इंटू क्या हो, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। तो इसमें आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा मेरे पेरेंट्स, इसका आंसर आएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपको इतने अच्छे से यहाँ पे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो फिर भी हम कहते हैं एग्ज़ाम में आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, कोई भी आपको छूटने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। कैसे, क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत यानी कि लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन कैसा होता है, हमने आपको ये प्रश्न करवा रखा है और आज दोबारा यह प्रश्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका संपूर्ण सार जो है डेरिवेशन से लेकर आंकिक प्रश्न से लेकर दीर्घवृत्तीय सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परवलयाकार। ठीक है, तो आपको चलिए दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, P इंटू ई होगा, P इंटू ई होगा, या P डॉट ई होगा, प्री क्रॉस ई होगा, शून्य होगा, या E क्रॉस P होगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस ई होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको सॉल्विंग बताएं, क्योंकि यह प्रश्न सॉल्व करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ग, ठीक है, कोई एक वर्ग है, दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं। जैसे देखिए एक वर्ग हमने बना दिया है, तो इसके विपरीत यानी कि विपरीत कोणों पर, ठीक है, विपरीत कोणों पर कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, आवेश क्यों रखे हैं। ठीक है, यदि क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो, क्यू पर हम क्या कर रहे हैं कि जो क्यू है इस पर नेट वैद्युत बल क्या है, हमारा शून्य है, तो क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बरा किसके बराबर होगा। तो देखिए आपको निकाल कर हम बताते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला मालूम होगा। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, इसकी भुजा क्या होगी, चारों तरफ a ही होगी। अगर हम विकर्ण निकालेंगे तो √2a आएगा पाइथागोरस प्रमेय से।
इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यू है और ये है, तो क्यू बाई ए का मान हम निकालेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट टू ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं क्यू बाई क्यू का मान तो क्या हो जाएगा, -2√2 निकल कर आएगा। क्यों क्यों ऐसा निकल कर आया, क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जो cos 45 का मान है कितना होता है, 1/2√2 होता है, और ऊपर हमारा देखिए मान 2 दिया ही है। अब देखिए अगर हम इसका मान निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तो कैसे निकल कर आएगा आपको हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2√2 का गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे 2√2 गुणा कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 2√2 बचेगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और उसका नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी सॉल्विंग की, तो अच्छी तरीके से आपको सॉल्विंग करके भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, -2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपका क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, आपको चैनल को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अधिलघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अधिलघुत्तरीय उन महत्वपूर्ण अधिलघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। देखिए यह प्रश्न क्या है कि आवेशों के मध्य, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, किसकी, वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण लिखिए, ठीक है। इसका क्या लिखना है, बीमीय समीकरण लिखना है। तो देखिए F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F_R² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब एप्सिलॉन का हमें क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 80। क्यू का क्या होता है, 80 होता है, और फिर एक क्यू है तो यानी कि एक आवेश और है तो उसका भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नीचे फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है, mLT⁻⁻2 होता है, और जो लंबाई होता है लंबाई का L² होता है। तो यहाँ से इस तरीके से ये निकल कर आ जाए, क्या निकल कर आएगा, देखिए यम ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि यम की पावर -1 यहाँ पे होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, यम की पावर -1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये यम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद देखिए एक यल यहाँ भाई, एक यल यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, टोटल यल की पावर 3 हो जाएगा। तो यल की पावर -3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक टी की पावर 2 इधर है, प्लस में ऊपर है, और नीचे में भी क्या है, माइनस में, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा। तो 2 ऊपर पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद A², तो वही A² आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं परिभाषा इसकी लिखनी है। चलिए इसको लिखकर आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र मैंने कोई किसी का कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर मान लेते हैं, या कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यहाँ मान लीजिए कोई आवेश है Q, यानी कि कोई आवेश Q है, ठीक है। आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। यानी कि मतलब अगर कोई आवेश Q है और इस पर बल F लग रहा है, तो जो इसका अनुपात होगा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई कहते हैं, अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आपको यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर बिंदु की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। क्या लिखना है, बिंदु की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। किस स्थिति में लिखना है आपको, निरक्षीय स्थिति में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए किसी द्विध्रुव के कारण, कोई द्विध्रुव मतलब कि कोई प्लस आवेश और माइनस आवेश है, इस आवेश के कारण, ठीक है, इस आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में जो क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपान आर क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। तो आगे देखिए, यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और जहाँ पी बराबर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और आर क्या है, द्विध्रुव के मध्य से प्रेक्षित बिंदु की दूरी। द्विध्रुव के मध्य से प्रेक्षित बिंदु की दूरी क्या है हमारी, आर है। तो चलिए ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी मिलने वाली हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो नियम आपको सामने लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये जो नियम है कूलाम का वैद्युत बल का नियम है। ठीक है, किसका है, कूलाम का वैद्युत बल का नियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लगभग हर एक साल इसका न्यूमेरिकल या ये नियम जरूर से जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कूलाम का वैद्युत बल का नियम आपको लिखना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किसके मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, ठीक है, कैसा बल, कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये जो हमारा फार्मूला है कूलाम का नियम, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, कोई हमारे दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है। तो ये नियम कहता क्या है कि जो हमारे Q1 और Q2 हैं, जो इनका गुणनफल होगा, ठीक है, तो इन पर जो बल कार्य करेगा, इन आवेशों पर जो बल कार्य करेगा, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर इनका दोनों का मान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, अगर इनका दोनों का मान घटाएंगे तो बल घटेगा। यानी फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या कर रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरे कंडीशन हमारा यह कह रहा है कि जो ये दूरी है इनके बीच की आवेशों की, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब इसी समीकरण का प्रयोग करके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम यहाँ से F का मान निकालेंगे। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 अपान Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमसे लिखने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए जो हमारा अब यहाँ पे अब बराबर लगाएंगे, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो देखिए टोटल इसका मान क्या हो जाएगा, F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न अगर आता है कूलाम का नियम तो आप डेफिनेटली 100% कर जाएंगे और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी गई। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और यहाँ पे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दो नियत विभव तक, नियत विभव मतलब कि ये जहाँ पर विभव की क्या हमारी लिमिट समाप्त होती है, आवेशित समान गोले को, ठीक है, नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर, यानी कि जब दो गोले हैं उनका विभव क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, और वो समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर अगर हम रख देते हैं तो उनके बीच बल लगता है, उनके बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब हम जब r दूरी पर उन गोलों को रख देते हैं तो उन पर एक बल लगेगा, और उन गोलों के बीच पर जो बल लग रहा है उनकी हमें क्या करना है, गणना करना है। यदि उन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए, यदि उस माध्यम का जो परावैद्युतांक यहाँ पे दे रखा है वो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह परावैद्युतांक दे रखा है k बराबर कितना दे रखा है, k दिया है, और उसकी दूरी कितना है, r है। चलिए इसको आपको समझाते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो वायु में जो बल हम निकालते हैं, जैसे कोई माध्यम नहीं रहता है तो वहां पे वायु में बल क्या निकालते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 पान r स्क्वायर। यदि हम परावैद्युतांक में निकालते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, k का गुणा कर देते हैं, इसलिए हम माध्यम हो जाता है Q1 Q2 पान r स्क्वायर। तो देखिए निकल कर हमारा क्या आता है, टोटल F अपान के, यानी कि F डैश बराबर क्या आ जाता है, F अपान के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आगे हम बताते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाता है, और यहीं पे आपको समाप्त हो जाता है प्रश्न। क्योंकि प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसको सॉल्विंग करने में बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से कर ले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। आपके लिए लघुत्तरी प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अब लघुत्तरी प्रश्नों की पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार, यानी कि अनेकों बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न हैं, ये भी वीआईपी कैटेगरी में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, ठीक है, किसको, द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। तब देखिए यहाँ बात क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ हम मानने वाली बात रखेंगे और आपको फिर समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रश्न है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा हम क्या यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है और आपको करते चलना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे मानते क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब प्लस और एक माइनस। ठीक है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू जहाँ पे रहेंगे वहाँ वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है। अगर वे घूमते हैं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनता है, पी बनता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे आपको समझने में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, देखिए यहाँ पे जो समान वैद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, हमारे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र ई में है, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या निकल कर आया, ई निकल कर आया। थीटा कोणीय स्थिति में तब वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, अगर इसको हम थीटा पर बल लगाएं, अगर हम लंबवत लगाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम कोई मान लेते कोई एंगल है हमारा, थीटा एंगल है, ठीक है, अगर थीटा एंगल पर हम बल लगाते हैं तो हमारा जो टाउ होता है क्या होता है, क्या होता है हमारा, पी इंटू पी इंटू पी इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, बल आघूर्ण क्या निकल कर आएगा, पी इंटू ई साइन थीटा। अब देखिए क्या होता है हमारा कि टाउ बराबर, यानी कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण इंटू वैद्युत क्षेत्र, यानी कि अब किस सदिश में लग रहा है, साइन में लग रहा है, साइन यहाँ पे थीटा रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको यहाँ पे। आगे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण दिया था हमारा टाउ, टाउ जो निकल कर आया है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो द्विध्रुव है उसको संरेखित एक रेखा में करने का प्रयास करता है, जिसके विरुद्ध एक द्विध्रुव अन्य कोणीय स्थिति तक घुमाना है।
अब देखिए जो हमारा बल लग रहा है उसके विपरीत लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, घुमाना है। अगर हम घुमा देते हैं तो बाह्य कार्य करना पड़ता है। अगर हम देखिए जो अंदर इंटरनल बल लग रहा है वो उसको संरेखित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो हम बल लगाएंगे, बाहरी बल लगाएंगे, उसको एंगल पर बिठाने का प्रयास करेंगे। और देखिए थीटा कोणीय स्थिति में द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देते हैं। अगर उसको अल्पकोणीय विस्थापन क्या दे दें, डी थीटा दे दें, तो किया गया कार्य क्या होगा, अगर ओमेगा निकालेंगे, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, टाउ थीटा, यानी कि पी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू जो हमारा निकल कर आता है, ठीक है, बल आघूर्ण इंटू डी थीटा, यानी जिन्हें थीटा पर हम घुमाते हैं। तो ये बल आघूर्ण का मान कितना था, पी साइन थीटा, और ये डी थीटा आपको निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अतः द्विध्रुव को थीटा वन कोणीय स्थिति पर घुमाने में किया गया कार्य, यदि हम थीटा वन में घुमाते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा वन में घुमाते हैं, तब क्या करना पड़ेगा आपको बताते हैं हम। देखिए तब क्या पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे टाउ डी थीटा हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू, अब इसका मान कितना है, पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्योंकि हम जो बल निकाल रहे हैं सभी बलों का हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे, अन्यथा निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, आपको कुछ तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर हमें वीडियो पसंद आ रहे तो आप चैनल को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या है। अब देखिए ओमेगा का मान निकालेंगे, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, पीई। पीई क्या हमारा एक कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेंगे तो थीटा वन थीटा टू हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है कास थीटा होता है, माइनस कास थीटा होता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, प्लस कास थीटा होता है, यहाँ पे माइनस कास थीटा होता है समाकलन में, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे इस कोष्टक में इसको रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अब देखिए माइनस ई हो जाएगा। अब देखिए कास थीटा टू यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कास थीटा टू माइनस कास थीटा वन, ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है। अगर आप लिमिटेशन वाला जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि निश्चित समाकलन जब आप पढ़ेंगे मैथ में, तो वहाँ पर ये आपका फार्मूला लगता है कि अगर ये आपको अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अब यहाँ पे टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, पीई कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपको अच्छी तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीआईपी से वीआईपी प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। हम जो ये पहला चैप्टर बता रहे हैं, इस चैप्टर से आपको बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, आंकिक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे। आपको हम बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में, किसमी दिशा में, अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में, ठीक है, अक्ष की दिशा में, जिस दिशा में हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है उस दिशा में, उसके अक्ष की दिशा में अत्यधिक दूरी पर, दूरी क्या है, अत्यधिक है, स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है आपको 2005 में, 7 में, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 लगातार पूछा गया है। अब आपको संभावना है कि 22 में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पढ़ने में मजा आएगा और अच्छी तरीके से हमें पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए इसका सॉल्विंग करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
हम मान लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें मानते हैं जिस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफिंग कैसे करेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। देखिए हमारा क्या है, आपको हम ही बताए हैं, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, एक द्विध्रुव हम बना लिए हैं। अब यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका परावैद्युतांक, इस जो माध्यम में हम इसको रखे हैं उसका परावैद्युतांक कितना माने हैं, क्या मान लिए हैं, के मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, के मान लिए हैं। अब उसके बाद बात करेंगे द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। जो द्विध्रुव हमारा है ये प्लस माइनस आवेश और प्लस आवेश से बना है, ये तो हमको बता चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रताएं, यानी कि इन दोनों के कारण जो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं वो E1 और E2 हैं। क्या है, E1 और E2 हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लेते हैं, E मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि D मान लेते हैं। D का आधा कितना हो जाएगा, D/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि O से B की ओर और A से O हमारा क्या है, D/2 हो जाएगा। क्योंकि हमारा ए बी क्या है, D है, तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो D/2 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो D/2 हो जाएगा। ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, R है, ठीक है। टोटल दूरी हमारी कितनी है, R है। अगर हम B को निकालेंगे तो R में से इसको घटा देंगे तो हमारा इसकी दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहेंगे, यानी कि बिंदु बी से E2 की दूरी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस R में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, R-D/2। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स हमें E1 से हमें क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ तक क्यों निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, R+D/2 रख देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से घटा दिए निकल गया। तो अब आगे चलते आगे बात करते हैं। देखिए यही हमने किया है कि बिंदु P से आवेश प्लस Q से दूरी, बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से, ठीक है। तो हमारा बिंदु ये क्या है, P है, तो बिंदु P से प्लस Q की दूरी हमें निकालनी है। देखिए R-D/2 समझ में आ गया होगा। और माइनस Q से दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R+D/2। तो यहाँ टोटल दूरी कितना हो जाएगा, R+D/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमारी निकल कर आ गई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, बहुत बेहद तरीके से, एकदम आसान तरीके से। आपको बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हम E1 निकालेंगे, देखिए आपको अच्छी तरीके से समझना है, Q/R² होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, Q/R² होता है। तो E1 अगर हम निकालते हैं तो 1/4πε0 के Q/R-D/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए किस कंडीशन में आया हुआ है, R से जब P से B तक की दूरी हम निकाले थे, कहाँ से, B से P तक की दूरी जब हम निकाले थे तो वहाँ से यहाँ की दूरी कितना निकल कर आई थी, R-D तक निकल आई थी। तो वहाँ से ये निकल कर आएगा। अब P से A अगर पूरा निकालते हैं तो क्या आता है, E2 बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के Q/R+D/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तीव्रताएं जो हमारी दी हैं E1 और E2, दो तीव्रताएं दी हैं E1 और E2। एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। एक ही रेखा के अनुदिश हैं, अनुदिश उसी की दिशा में है लेकिन विपरीत दिशा में है। E2 अगर E1 इधर है तो E2 हमारा इधर है, विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E, परिणामी तीव्रता हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो इसके अंतर के बराबर होगी, क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी। किसके दिशा में, BP की दिशा में होगी। अगर BP की दिशा में होगी तो क्या कंडीशन कर रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब वहीं हम मान रख देंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखेंगे। तो E1 का मान कितना आया था यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और E2 का मान कितना आया था। तो ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के Q/R-D का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/R+D का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिए Q और ये पूरा क्या है हमारा कॉमन है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लिए, ठीक है, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/r-d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो क्या बचेगा 1/r+d/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इन दोनों में जो हमारा निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, एक कोष्टक में क्या सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए क्या निकल कर आएगा, Q/4πε0 के, ठीक है, 2RD/r² माइनस क्या हो जाएगा, r² माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे सॉल्विंग होगा। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं सॉल्विंग करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यानी कि यहाँ पे इंटू हो जाएगा r+d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे, अगर हम इसका मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिए तो इसका गुणा जो है उधर हो जाएगा, यानी कि r², ठीक है, यहाँ प्लस है तो +1 d² 4, ठीक है, +2r/d/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसकी, माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा तो इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, r² माइनस यानी कि प्लस आएगा तो माइनस गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, d² 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो वहाँ पे क्या होता है प्लस, ये देखिए कौन से फार्मूला से लग रहा है, a-b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab से लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए a की जगह कितना है, r है, और b की जगह कितना है, d/2 है, तो r का स्क्वायर यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस, यानी कि माइनस बाहर है तो माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, d² 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r/2 अब देखिए क्या कटेगा, r² से r² कैंसिल, d² 4 से d² 4 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, टोटल बचेगा क्या, यहाँ पे rd बचेगा, यहाँ पे rd बचेगा, तो 2rd हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे इसी तरीके से बात करेंगे, अगर ये फार्मूला हमें क्या हो गया, देखिए ये दोनों करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि अगर हम निकालते हैं, देखिए a² प्लस b² का फार्मूला अगर निकालते हैं तो अगर क्या निकल कर आता है हमारा, a² माइनस b² का फार्मूला निकालते हैं तो क्या आता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का b का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे 2/4π2 को इधर रख लिए तो 2/4πε0 के p इंटू r/r² माइनस d² 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p = q इंटू डी हो जाएगा। यदि d इज मच लेस देन r, d क्या है, r से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो क्या हो जाएगा, d² 4 क्या हो जाएगा, r की तुलना में नगण्य हो जाएगा। जब r ही बहुत ज़्यादा छोटा है, जब r से d बहुत ज़्यादा छोटा है तो r² तो और ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो ये जो पोर्शन हमारा आएगा ये टोटल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, r² का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ टोटल निकल क्या आएगा, e बराबर क्या आएगा, 2/4πε0 के p इंटू r/4, ठीक है, क्योंकि p बराबर q इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात
सारे स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ आगे बात करेंगे आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक बार और आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ऊपर एक आर आ रहा है, क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर अगर आ रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आर एक है तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर क्यूब बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p/r³ यानी न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला निकल करके आएगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको पूरा प्रश्न अच्छी तरीके से बता दिया गया है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई जो है, ई की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा में अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। इस चैप्टर से बता दे रहे हैं कि आपको आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह चैप्टर। चलिए आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। पहला आंकिक प्रश्न, अब इसी के साथ जो बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, क्योंकि यह सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 शॉर्ट वीडियो 1 चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक कूलाम आवेश में, किसमें, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि एक कूलाम आवेश, कोई आवेश कितना, एक कूलाम आवेश है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए क्यू का मान कितना दिया, एक कूलाम दिया है, और ई का मान कितना दिया है, कूलाम पर यानी कि हमारा आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक फार्मूला आपको मालूम होगा, Q इज इक्वल टू यन इंटू ई। अब यन का मान हमें मालूम है, यन हमें निकालना है कितने कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान यानी क्यू अपान ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, बराबर, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं मेरे पेरेंट्स, क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 घाते, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको आंसर निकल करके आ जाएगा 6.25 इंटू 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं आगे प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों की बात की हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से अधिक ऊर्जा के साथ आपको बताएंगे। तो आपको बस लगे रहना है, डटे रहना है, पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, दो भिन्न आवेशों को, कोई भिन्न आवेश हैं दो, मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, कोई ऋण आवेश है, और वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, वायु में कहाँ पर, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। उनके बीच कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम में परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई बिंदु आवेश है, उसकी एक निश्चित दूरी पर क्या रखा है, 80 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इन आवेशों का परावैद्युतांक इतनी दूरी पर रखा जाता है। तो परावैद्युतांक बिंदु दूरी पर रखा जाता है, तो 8 न्यूटन का बल हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको ज्ञात करके बताते हैं। पहले हम कंडीशन में क्या रखेंगे, जब आवेशों को वायु में रखा जाता है, जब आवेशों को वायु में रखा जाएगा तो परावैद्युतांक देखिए F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, F का मान। अब यहाँ पे देखिए, तब इसका जो बल है 80 न्यूटन के बराबर होगा। किसके न्यूटन के, 80 न्यूटन के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, जब आवेशों को
परावैद्युतांक में रखा जाता है, किसमें, परावैद्युतांक में रखा जाता है, तब एफ डैश 1/4 Q1 Q2/r², यहाँ पे तब 8 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का बल लगेगा। अब देखिए जो 80 है हमारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा इस के को छोड़ करके। अब इस के को छोड़ करके इसके बराबर हो जाएगा तो 80/k हो जाएगा। एकदम वेरी वेरी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा समीकरण 1 से। अब आगे बात करेंगे के बराबर क्या हो जाएगा। अब के को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को इधर ले जाएंगे, के को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के बराबर क्या हो जाएगा, 80/k, यानी कि 8 से 8 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचेगा 1, टोटल हमारा के आएगा 1, यानी कि 1010 आ जाएगा, जो कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है परावैद्युतांक का। यहाँ तो आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसी के साथ आप चैनल को लाइक कर दीजिए एक बार। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स हमारे जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको बेहतर से बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे, आपके एग्ज़ाम में 90+ लाने का हम प्रयास करेंगे, आपको बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतनी अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई प्रश्न छूटने वाला ही नहीं है। और आपको बता दें, अगर आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से इस प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न आने वाला नहीं है और आपको इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, इन्हीं प्रश्नों से एग्ज़ाम देना है। अगर इस चैप्टर के अलावा इसमें आपको मॉडल पेपर में कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें चैप्टर से बता दिए हैं कि ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए जो प्रश्न है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि आवेश कितना दिया है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम, बिंदु आवेश से, कोई आवेश मान लीजिए यहाँ पे Q है, इसका जो आवेश है कितना दिया है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। और कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूरी मान लेते हैं x दूरी पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450 वोल्ट है। तब r, इस x का मान या r का मान हमें निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F1Q होती है। अब E का मान कितना होता है, 1/, देखिए अब E का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। और देखिए E का मान हमें कितना दिया है, 450 वोल्ट दिया है। ठीक है, 450 वोल्ट दिया है। यहाँ से Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। अब यहाँ से E बराबर 1/4πε0 के 0 Q/r² हो जाएगा। E का मान कितना दिया है, 450, और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, यहाँ से निकाले हैं आपको। और Q का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻⁸। इस r² का मान हमें निकालना है, तो r² को इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस -8 से इस +9 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 10 बचेगा। इस 45 से इस 45 को कैंसिल कर देंगे, नीचे 10 बचेगा। तो यहाँ पे 10 बचा तो ये 10 कैंसिल, टोटल कितना बचा, 1 बचा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस नोट समझनी होगी तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये भी प्रश्न जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसको VIP कैटेगरी में आप लोग रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण क्या है, 4.10⁻⁹ सेंटीमीटर है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है, कितने कोण पर है, 30 डिग्री कोण पर है, तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करें। द्विध्रुव का क्या करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न आपको समझ में आया था, हम आपको फिर से बता देते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण
जिसका ठीक है कोई वैल्यू ध्रुव है, मान लीजिए प्लस है, ये क्यू है, तो इसका आघूर्ण जितना दिया है वो कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में सापेक्ष, अब इसको कितने कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र, इस पर बल कितना लग रहा है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल लग रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम का बल लग रहा है। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए इसको आपको समझाते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कितना दिया है, P बराबर कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम प्रति सेंटीमीटर, कूलाम प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र आपका निकल कर आएगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर P × E हो जाएगा। तो PE × साइन थीटा होता है, आपको फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, P का मान कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ इंटू ई का मान कितना दिया है 5 × 10⁻⁴, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब फिर 9 में से 4 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, नीचे 2 है, इसको काट देंगे तो काटने पर हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप वीआईपी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसकी, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, को संतुलित कर सके। इसको क्या कर सके, संतुलित कर सके कहा है। ठीक है, देखिए वह प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, उस क्षेत्र की हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वह कौन सा क्षेत्र होगा, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जहां पर 0.0 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है और जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। ठीक है, पानी है, पानी में आपको एक तेल की बूंद गिरा देनी है वो, ठीक है, और उस बूंद का जो द्रव्यमान है कितना होगा 0.001 मिलीग्राम होगा, और उस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक का आवेश लगा देते हैं, तो उसको संतुलित करने के लिए जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा, उसको हमें संतुलित कर सके, यानी ठीक है। अब वो हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उसे संतुलित कर सके। अब देखिए क्यू का मान कितना दिया है 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए 0.001 मिलीग्राम दिया है, तो यहाँ पर देखिए 0.001 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, -6 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बदल देंगे इसको किलोग्राम में। अब आगे संतुलित अवस्था की बात करें, Q × E बराबर m × G, Q × E बराबर m × G। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है mg/q। ठीक है, mg/q हो जाएगा। तो अब यहाँ से सब सारा मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.001 10⁻⁻6 × 10/3 1.6 × 10⁻⁻19, इसको टोटल सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, E बराबर 2.04 × 10 कितना मिलेगा 16, कितना मिलेगा 16 वोल्ट प्रति मीटर, 16 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको, -19 ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, माइनस घटा देंगे इसमें, जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से निकल कर आएगा -13, कितना निकल कर आएगा -13। ठीक है,
-13 निकल कर आएगा, -13 सॉरी +13 निकल कर आएगा और फिर 2 इधर से आ जाएगा तो यहाँ पे टोटल 3 और इधर आ जाएगा तो कितना हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। अब देखिए दो गोलों के आवेश क्रमशः, दो गोले हैं उनका आवेश क्रमशः कितना दिया है, 2 × 10⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻7 कूलाम। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा, कमेंट करने का प्रयास करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास किया जाता है और आपको समझाने का भी प्रयास किया जाता है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जाएंगी। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाती हैं। अब आप देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर का जितने भी चीज़ थे सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। अब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से ऐसा कुछ नहीं छूटेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में न आए। तो ये चैप्टर, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी PDF आपको मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी SKM स्टडी की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। दो गोलों के आवेश क्रमशः कितने दिए हैं, 2 × 10⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻7 कूलाम है, जिन्हें 3 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है। ठीक है, उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। तो देखिए माना दो आवेश कितने हैं, Q1 और Q2 हैं। तो अब इनके बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻7 कूलाम, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻7 कूलाम। अब देखिए Q1 Q2 के बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर हो जाएगा। यब बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान d² हो जाएगा। माना रखने पर परावर्तनांक k बराबर 1, अगर हम k बराबर 1 रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9 -9 नहीं, और इंटू ये Q1 Q2 का मान रख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे कितना आ जाएगा, 0.3 × 0.3, क्योंकि r² होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, टोटल 6 × 10⁻³ न्यूटन मिलेगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये वर्क आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको बताया गया है। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहे हैं आपको जानने की ज़रूरत है। हमने इसमें हम कितने फार्मूलों को पढ़ा, हमने इसमें कितने फार्मूलों को पढ़ा पहले उसको जान लेते हैं। हमने पढ़ा यब बराबर क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r² पढ़ा, पहला फार्मूला। वैद्युत बल का दो आवेशों पर लगने वाले बल जब वो r दूरी पर स्थित हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यब बराबर Q0, कोई दिक्कत नहीं। या E बराबर क्या निकल कर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r², ये निकल कर आया था। कोई दिक्कत, हमने ये फार्मूला पढ़ा। अब आगे हम आपको बताते हैं जो फार्मूले हमने पढ़े। अब देखिए इसमें आपको अगर हम बताते हैं कि अगर क्षेत्र यानी कि यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हैं तो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता पृथक आवेशों के कारण तीव्रताओं में सदिश योग के अर्थात होती है। अगर आपको अलग अलग आवेशों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर क्या होता है, E1 + E2 + E3 ... En तक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया जैसे कि वैद्युतद्रुव आघूर्ण P बराबर Q × D बताया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या हमने आपको एक सूत्र बताया W बराबर
पी ई इंटू 1 माइनस कास थीटा। इस पर भी हमने सूत्र आपको लगवाए, यानी पी ई 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ आप लोग जानते होंगे पी ई साइन थीटा, भी हमने बताया डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने आपको बताया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ को बताया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, अच्छी स्थिति में आपकी तीव्रता आई है। अब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति में देखिए क्या निकल कर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ निकल कर आया था। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हमने आपको एक सूत्र और बता रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब दो, देखिए फार्मूला क्या है, दो वैद्युत, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुवों, ठीक है, द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, क्या, पारस्परिक बल, ठीक है, क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1p2/r⁴। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग को याद कर लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है, बस आपको इतनी तैयारी करके जानी है, अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है। हमने आपको जितना बताया, ये सेशन कैसे लगा स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अच्छी तरीके से आपको अगर समझ में आ गया होगा, चैनल को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।